नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नकमा। साल 2022 के आम बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जल्द ही बजट पेश होने वाला है और बहुत सारे लोगों को इस बजट से उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में फिर एक बार पेपरलेस बजट पेश करेंगी। वैसे निर्मला सीतारमण का ये चौथा बजट है। कोरोना की तीन लहरें झेलने के बाद जिस तरह से आर्थिक मोर्चे पर हर किसी की हालत बिगड़ी है, लॉकडाउन और समय समय पर कई पाबंदियों से कई क्षेत्र घाटे में चल रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो मनोरंजन उद्योग हो, चाहे वो सिनेमा घर हो या सिनेमा इंडस्ट्री हो। अर्थव्यवस्था में किस तरह से चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये कोरोना के दौर में पता चला। लोगों के रोजगार छूटे, रोजगार के अवसर कम हुए, रोजगार की गारंटी खत्म होती चली गई। कोरोना के चलते बड़े उद्योगों से लेकर छोटे उद्योग, मझोले और तमाम कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज भी ताश के पत्तों की तरह बिखरते जा रहे हैं। खाने पीने की चीजों की महंगाई भी अपने चरम पर है, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो या दूसरी खाने पीने की चीजें। लोग ये उम्मीद जरूर करेंगे कि सरकार आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हर मोर्चे को राहत दे, लोगों को राहत दे और लोगों को ये राहत महसूस हो। विकास को लेकर बड़े उपाय किए जाएं और इन सब से पहले महंगाई हर हाल में कम हो। दूसरी तरफ से स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर मनोरंजन जगत और रियल एस्टेट की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र जीडीपी में तकरीबन 3% हिस्सेदारी की उम्मीद कर रहा है। रियल एस्टेट तेजी से विकास करना चाहता है। एक सर्वे हुआ है हाल ही में जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया डेलॉइट का जो सर्वे है उसके अनुसार 77% लोग, लगभग 77.7% लोग ये चाहते हैं कि इनकम टैक्स में राहत मिले और जो टैक्स स्लैब है उसमें बदलाव किया जाए, उसमें बदलाव लाया जाए, रिवाइज किया जाए उसे। तो सवाल यह है कि कोरोना ग्रस्त अर्थव्यवस्था की उम्मीदों को बजट कितना पूरा कर पाएगा, क्योंकि यह भी सवाल है कि विकासशील देशों की कतार से बाहर हो चुके हिंदुस्तान के पास क्या अब अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़े होने की आर्थिक ताकत बची है, या फिर रिजर्व बैंक और विश्व बैंक के कर्ज के आसरे ही सरकारी घोषणाओं का पिटारा इस बार भी खुलने वाला है। वैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो अपने आउटलुक दिया है उसमें ये उम्मीद की गई है कि भारत का जो जीडीपी है 2021-22 में वो 9% के करीब होगा और 22-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 7.1% की दर से बढ़ेगी। ये IMF के आंकड़े हैं। 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.1% की दर से बढ़ेगी IMF के मुकाबले, और ये भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो चीन और अमेरिका से आगे होगी। भारत वैश्विक आर्थिक विकास का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। तो एक तरफ से ये उम्मीदें भी नजर आ रही हैं और बजट से जुड़ी हुई उम्मीदों और उसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं रजत सेठी, अर्थशास्त्री, राजीव जैन, निदेशक राशि एंटरटेनमेंट, धीरेश जैन, निदेशक नीम ट्री एग्रो सॉल्यूशंस, और परंजॉय गुहा ठाकुरता, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, प्रवीण खंडेलवाल है महासचिव CAIT। रजत सेठी, एक बयान आया है, स्टेटमेंट है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें कांग्रेस ने यह कहा है कि बजट सेशन की शुरुआत हो रही है तो मोदी सरकार को सबसे पहले तो जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था है उस पर ध्यान देना चाहिए, लगातार बढ़ती हुई कीमतों पर ध्यान देना चाहिए, जो बेरोजगारी है जो बर्दाश्त के बाहर हो रही है युवाओं में उस पर ध्यान देना चाहिए। तो बजट से किस तरह की उम्मीद अब देख रहे हैं? कुछ तो हमने, जैसे जो सब जगह खबरें चल रही हैं कि लोगों को बहुत उम्मीद है कि महंगाई से राहत मिले, इनकम टैक्स में थोड़ी कमी हो, क्योंकि सब लोग पिछले दिनों, पिछले सालों कोविड से जूझते हुए हाल से बेहाल हुए हैं। आपकी क्या उम्मीद है इस बजट से? बहुत बहुत धन्यवाद नगमा जी। कुछ बिंदुओं पे मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। जो पॉइंट कांग्रेस की पार्टी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रखे, वो तो शायद हर सरकार का यही गोल रहता है कि बेरोजगारी कम हो सके, जितनी कम संभव हो, जितने ज्यादा गरीबों की तरफ जो आवंटित राशि है उसमें जितना बढ़ोतरी हो सके उतना अच्छा है। हर बार की तरह इस बार भी अपेक्षा है कि इनकम टैक्स को रैशनलाइज किया जाए। तो ये सब तो मूलभूत एक मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास की आकांक्षाएं रहती हैं टैक्स स्लैब को लेके। मुझे भी लगता है कि इस साल
जो टैक्स स्लैब को रैशनलाइज करने की कोशिश भारत सरकार जरूर करेगी। जो दो रेजीम थी, ओल्ड और नई रेजीम, जो पुरानी एक रेजीम थी और नई दोनों साथ साथ चल रही थी, उसमें से एक को शायद खत्म किया जा सकता है। 10 अलग अलग स्लैब थे, उनको भी रैशनलाइज किया जा सकता है। जहां पर निल टैक्स रेट्स हैं, उसके स्लैब में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जरूर हो सकता है, क्योंकि एक मुद्रास्फीति की भी दर रही है और पिछले कई सालों से हम देख रहे थे कि जो सबसे नीचे वाला स्लैब है उसके साथ छेड़खानी नहीं हुई है। तो शायद इस बार भी हम लोग ये अपेक्षा रख सकते हैं कि सरकार उसके साथ कुछ ना कुछ तो मिडिल क्लास को राहत वहां पे देगी। लेकिन कुल मिला के अगर आप बात करें कि कोरोना की जो अलग अलग सेक्टर हैं जो प्रभावित रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद बजट उसके लिए सही एक्सरसाइज नहीं है। ये तो साल भर की प्रक्रिया है, आर्थिक नीतियों को सुदृढ़ करने की लगातार प्रयास होने चाहिए। सिर्फ बजट को ही उस दिन की जो स्पीच है 3 घंटे की, 2 घंटे की, उसी में से ये सोच लेना कि हर सेक्टर की हर समस्याओं का हल हो जाएगा, तो शायद वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी, ऐसा होता नहीं है। उम्मीद करना गलत है कि एक ही दिन में सारा जो भी परेशानियां हैं उनका निदान हो जाएगा, लेकिन ये है कि एक दिशा बजट से पता चलती है कि किस दिशा में बढ़ रही है अर्थव्यवस्था, या लोगों को ये उम्मीद रहेगी कि किसी तरह की राहत मिले, क्योंकि बेरोजगारी भी इतनी ज्यादा बढ़ी है परंजॉय। और कुछ आंकड़े जो मैं देख रही हूं बेरोजगारी के, लिखा है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट, जो शहरों में बेरोजगारी है, वो दिसंबर के महीने में 9.3% थी और गांवों की जो बेरोजगारी है वो 7.28%, और ये दोनों पिछले एक महीने में और भी ज्यादा बढ़ी थी। और अगर कुल बेरोजगारी देखा जाए तो दिसंबर में 4 महीने के हाईएस्ट स्तर पे बेरोजगारी जो है वो थी। और ये जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हैं। जगह जगह हमने बिहार के अलग अलग जिलों में देखा कि एक नौकरी के लिए किस तरह के विरोध प्रदर्शन में जुटे थे युवा। तो बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा सवाल है कि क्या नौकरियों की दिशा में किसी तरह की उम्मीद की जा सकती है, क्रिएटिंग मोर जॉब्स। बिल्कुल कहा। ये बजट से हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी, उनका आपने जैसा कहा 4 बार उन्होंने बजट पेश किया, इस बार क्या आएगा मेरा तो उम्मीद कुछ भी नहीं है। दिखाने के लिए बहुत कुछ कहेंगे, मगर सचमुच क्या होने वाले हैं। देखिए, भारत सरकार अभी तक आंकड़ा नहीं दिया बेरोजगारी। एक निजी संस्था CMI का आंकड़ा हम देख रहे हैं, उसका आंकड़ा अगर देखेंगे, जिस आज बेरोजगारी जहां पहुंचा, लगभग 40 दशक 50 दशक में हमने नहीं पहुंचा। इतना बड़ा संकट है। भारतवर्ष के कौन सा क्षेत्र लोगों को नौकरी देते हैं? जैसे MSMEs आपने कहा, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, इनका हालत तो और भी खराब हो गया। बड़े बड़े संस्था का स्थिति इतना खराब नहीं है, मगर जो छोटे उद्योग है उनके सारे संस्था बहुत ही खराब हो गया। मई 2020 में हमारे निर्मला सीतारामन जी बोले हमने एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज 20 लाख करोड़ का, मगर उसमें नया कुछ भी नहीं था। 2 लाख करोड़ का नया था। देखिए, जो करना चाहिए, मुझे मालूम नहीं करेंगे कि नहीं। खर्चा करना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य के ऊपर, रोजगार, युवाओं को नौकरी देने के लिए बहुत कुछ निवेश करना है, सरकार को निवेश करना है। सरकार तो निवेश कम कर रहे, निजीकरण कर रहे। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में 6 लाख करोड़ का भारतीय सरकार का संपत्ति वो निजी क्षेत्र को लीज करने देते हैं, ठेके में देना चाहते हैं। तो मेरा तो खास उम्मीद नहीं है। बहुत ही गंभीर स्थिति है। ठीक है, मैं मान लिया कि इस साल हमारे GDP या सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेंगे, जितना 9%, 7%। मगर आप ये भूलिए मत कि 2020-21 वित्तीय साल में हमारा GDP घट गया था। 7.3%, 7.3% कम हो गया। तो ये परंजो एक मिनट, जो ये IMF के आंकड़े हैं कुछ जो हम लोग देख रहे हैं, उससे हम क्या समझे? जैसे IMF का ये कहना है, अनुमान है कि 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.1% की दर से बढ़ेगी, और ये भी कि चीन और अमेरिका से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक तरह से 22-23 में भी आगे बढ़ेगी। तो एक दिखाया जा रहा है कि एक अच्छे ट्रैक पर है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो उम्मीद रखनी चाहिए भारत के लोगों को। देखिए नगमा जी, आप ये सब आंकड़ा दे रहे 2022-23 में क्या होगा, समय बताएंगे। हाँ, कोरोना का जो तीसरी लहर आया, इसका क्या
असर पड़ेगा हमारे देश का अर्थव्यवस्था में, विश्व का अर्थव्यवस्था में, ये समय बताएंगे। मगर मैं अभी 2021-22 वित्तीय साल की बात कर रहा हूं, जो 9% जीडीपी है वो अच्छा मानते हैं आप? मगर सर नागभा जी, पिछले साल आप जब जीडीपी आपका घट गया 7.3%, तो इस बार अगर 9% भी बढ़ता है तो ये अच्छा है। मगर हम क्या आंकड़ा है हमें आज नहीं मालूम पड़ेगा। भारत में से एक देश है, ये जीडीपी आंकड़ा एक बार नहीं 6 बार बदल जाता है। 3 साल में 6 नया आंकड़ा आएगा, उसी बात 3 साल के बाद हमें मालूम पड़ेगा। कोई खास इस वक्त में महत्व नहीं है। रजत सेठी, मैं आपके कमेंट चाहती हूं इसके ऊपर। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो वैश्विक स्थिति में जरूर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसकी वजह से भारत ही नहीं, कई सारे इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है वो सफर करने की अंदेशा है, ऐसा आईएमएफ ने बोला। और आईएमएफ ने एक कंपैरेटिव स्टडी किया है। उन्होंने जो भारत के समकक्ष जितने भी विकासशील देश हैं उन सबकी एक तुलना की है, और उन सारे देशों में जिनमें सारे के सारे देश कोरोना की अलग अलग लहरों से गुजर रहे हैं, उसको झेल रहे हैं, उन सब में भारत की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट रहा है उसको सबसे ज्यादा थम्स अप दिया है। क्लियरली अगर आप देखिए, उन्होंने चाइना को किया, चाइना 4% से ज्यादा ग्रो नहीं हो सकता, उनकी ही रिपोर्ट कहती है। आप मेक्सिको देखिए, ब्राजील देखिए, टर्की देखिए, कोई भी ऐसा जो ब्रिक्स इकोनॉमी थी, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, कहीं पर भी कोई भी देश भारत की तुलना में जो 9% की ग्रोथ प्रोजेक्शन है कोई भी नहीं मैच कर रहा है। तो क्लियरली कुछ तो ऐसा देश में अच्छा हो रहा होगा जिसकी वजह से आईएमएफ की बात हुआ कि उनकी जो डेटा के प्रोजेक्शंस है उसमें भारत सबसे ऊपर पे खड़ा है। कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हो रहा होगा। मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी रहा है। तो फिर हम इस अनएम्प्लॉयमेंट, रजत सेठी, अगर पॉजिटिव मान लीजिए हो रहा है, प्रोजेक्शन अच्छा है, अच्छी बात है, पर इससे आम लोगों को कितना फायदा और क्या फायदा मिलेगा जो उम्मीद लगाए बैठे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, मैं मानता हूं तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, और अगर यूक्रेन का क्राइसिस और ज्यादा, तमाम चीजों की कीमत, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, अब सब्जियां जो हैं जिस तरह से महंगी हुई हैं, तो महंगाई अपने चरम पर है। एक तो लोगों के पास नौकरियों की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट की हमने बात की कि गवर्नमेंट के डेटा नहीं है, पर सीएमआई के डेटा जो है वो उसके हिसाब से देखिए कि पिछले 4 महीनों में अपने पीक पे थी बेरोजगारी। और जैसा आप बता रहे थे परंजोय कि 40 सालों में ये स्थिति नहीं रही थी जो अभी है। तो महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, फिर इस प्रोजेक्शन का लेकिन आम लोगों पर उनको इससे क्या फायदा और कैसे होता दिखता है? क्या उनको नौकरियों के कुछ आपको लगता है कि कुछ अनाउंसमेंट में हो सकता है क्रिएट करने के लिए, इनकम टैक्स स्लैब्स में बदलाव के लिए इनकम टैक्स में कुछ कमी की जा सकती है क्योंकि नौकरियां छूटी हैं, लोगों के पैसे कटे हैं, और तमाम सेक्टर्स, यहां पर एंटरटेनमेंट है, एग्रीकल्चर, सबसे जुड़े लोग, हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग मौजूद हैं। मैं आपके पास आऊंगी, पर रजत आपका एक कमेंट इस पे। देखिए, इन सबका जो उत्तर की जो थीम है वो आत्मनिर्भर भारत की थीम से ही उठ के निकलता है। उसी थीम से पीएलआई का स्कीम लॉन्च किया गया कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हो। हर सेक्टर में 13 ऐसे सेक्टर चुने गए जिससे कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन खड़ा हो सके। अगर आज आपको देश में नौकरियां लानी है तो आपको दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ फोकस करना होगा, हमारी इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव बनाना होगा ग्लोबल स्केल पे, ताकि यहां से एक्सपोर्ट हो सके। आज जब आप देख रही हैं कि हमारा एक्सपोर्ट $300-400 बिलियन टच कर रहा है, पहली बार हो रहा है ऐसा, और $500 बिलियन का टारगेट है जो कि अचीवेबल है, तो इन्हीं सब चीजों से तो नौकरियां क्रिएट होंगी। और मुझे लगता है कि अगर सरकार फोकस तरीके से, बिना किसी जो खींच-खिंचाव होते हैं राजनीति के, उससे दूर हटते हुए पीएलआई स्कीम्स पर फोकस करे, और जो अपकमिंग सेक्टर है उनको वैल्यू चेन में ऊपर प्रोग्रेस कराते रहे, ग्लोबल लेवल पे अगर हम कॉम्पिटिटिव हों, हम बाकी देशों को पछाड़ सकें, तो मुझे लगता है कि इस देश में नौकरियां आना बिल्कुल आसान होगा। और मुझे लगता है कि जो देश के युवा हैं उनको करीबी से पीएलआई स्कीम्स को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, हर स्पेस में नौकरियां क्रिएट होंगी। और मुझे लगता है निर्मला जी शायद पीएलआई स्कीम पे डबल डाउन करेंगी इस बजट में। आपको उम्मीद है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में? जाहिर सी बात है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा होता, ग्रोथ, तो फिर नौकरियां आ सकती हैं, पर वही सवाल है कि ये कहां से ग्रोथ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कितनी हम उम्मीद कर सकते हैं और क्या इस दिशा में कदम लिया जा रहा है? जो मौजूदा सेक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है, राशि एंटरटेनमेंट के यहाँ पे मौजूद है राजीव जैन, और ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हम कह सकते हैं कि 5 लाख करोड़ की ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। राजीव जैन
कितना बड़ा नुकसान, क्योंकि सबसे पहले जब किसी तरह की पाबंदी लगती है तो एंटरटेनमेंट सफर करता है, चाहे वो रेस्टोरेंट्स बंद हो, चाहे वो सिनेमा घर बंद हो, ये तमाम चीजें तो पिछले 2 सालों से तो लगातार असर पड़ ही रहा है, बड़े इवेंट्स कैंसिल होते रहे हैं। तो अभी बजट से क्या उम्मीद है, कितना आप लोगों को नुकसान हुआ है, और उससे उबरने के लिए अगर आप मुझे संक्षेप में बता पाएं कि आप लोगों को बजट से किस तरह की राहत की उम्मीद है? नमस्कार नगमा, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि मैं यहाँ पे एक इवेंट इंडस्ट्री को, वेडिंग इंडस्ट्री को, केटरिंग इंडस्ट्री को, होटल इंडस्ट्री को और बैंक्वेटिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं उनके बिहाफ के ऊपर बोलूंगा। रजत ने देश के बारे में सारी बात कर दी है, बट हमारा जो बिजनेस और हमारा जो धंधा है सबसे पहले बंद होता है और सबसे आखिर में खुलता है। पिछले 2 साल में आप देख रहे हैं यही हो रहा है। हमारी एक एसोसिएशन है, इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन, हमारी एक बैंक्वेटिंग एसोसिएशन है और इन सारी एसोसिएशन ने एफएम और प्राइम मिनिस्टर्स को लेटर लिखे हैं और 8 पॉइंट की राहत मांगी है। इसमें सबसे पहली जो हम इस बजट से निर्मला सीतारामन जी से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो 24 महीने हमने हमारे स्टाफ की सैलरियां काटी है उनको सब्सिडाइज करके पे किया जाए किसी भी परसेंटेज के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, जो जीएसटी हम पे कर रहे हैं, हमारे को कोई राहत नहीं मिली है। जो जीएसटी हमने 24 महीने में पे किया है उसको डिफर करके हमारे जीएसटी के अंदर जोड़ा जाए। तीसरी, जो भी आप हमारे को 3 साल के लिए जीएसटी से हमारे को मुक्त कीजिए। हम एक सर्विस इंडस्ट्री है, हम एक हैप्पीनेस की इंडस्ट्री है, हम एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हम एक वेडिंग इंडस्ट्री है, हमको खुशियां लाने दीजिए जो हम लोग मिस कर रहे हैं। चौथी बात है, जितने भी लोन्स और ओवरड्राफ्ट है, आप कह रहे हैं कि जीएसटी 3 सालों के लिए रिफंड करने की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम रिफंड नहीं मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं 3 साल में जो पैसा हमने जीएसटी के ऊपर जमा करा के छोड़ा है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए, हमको कुछ राहत दिया जाए, 3 साल के लिए माफ किया जाए और उस पैसे को आगे कर, हमने आगे धंधा कर लिया तो हम आगे पे करके तैयार हैं। चौथी बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, 24 महीनों का डिफरमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज हमारी पूरी इंडस्ट्री को दी जाए, चाहे वेडिंग इंडस्ट्री हो, चाहे ईमा मेंबर एजेंसीज हो, चाहे बैंक्वेटिंग इंडस्ट्री हो। 24 महीने का डिफरमेंट देना पड़ेगा। हम कोई किराया देने की स्थिति में नहीं है, सैलरियां देने की स्थिति के अंदर नहीं है, हम बंद पड़े हुए हैं इसलिए। उसके बाद में जो कैपिटल लेन वेवर है जो गवर्नमेंट बहुत आसानी से कर सकती है, आपको वेवर देना चाहिए हमारे साइजेस देख के कि हमने कितना टैक्स जमा कराया है। उसके बाद में आज हिंदुस्तान के अंदर हैप्पीनेस लेके आता है, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स पड़े हैं, इतने सारे हेरिटेज जगह पड़े हैं, हमारे प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ देख के हमारे को वहां पे इवेंट करने की परमिशन दी जाए जो होती है। उसके बाद के अंदर आज आप किसी भी गवर्नमेंट, आप बीजेपी के प्रोजेक्ट में पिच कीजिए, आम आदमी पार्टी के प्रोजेक्ट में पिच कीजिए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में पिच कीजिए, तो आपको एक टर्नओवर की मिनिमम होती है कि आपके 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, 20 करोड़ का। छोटी कंपनियां मर चुकी है बिना किसी टर्नओवर के। आप हर एक को अलाउ कीजिए कि वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में आके पिच कर ले। बिना शर्त के आप कह रहे हैं कि इस तरह की कोई शर्त न रखी जाए कि इतना टर्नओवर हो और मौके मिले, क्योंकि इंडस्ट्रीज की हालत खराब है। और भी आपकी किस तरह की डिमांड्स हैं और किस तरह की मदद की जरूरत है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम लौटते हैं इस चर्चा पे। एक ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था कोरोना से ग्रस्त है, जब बेरोजगारी अपने चरम पे है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों की नौकरियां छूटी हैं, ऐसे में लोग इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद आम बजट से उन्हें कुछ राहत मिले, शायद टैक्स का बोझ उन पर कम हो, शायद उन उद्योगों को कुछ राहत के पैकेज मिले जिनकी हालत खस्ता है। इसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी है, इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं, छोटे उद्योग हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, और अब जो बाजार जो अक्सर बंद रह रहे हैं, दुकानदार परेशान हैं। इन तमाम चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं और आम आदमी की उम्मीदों पर। और पैनल में हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल है जो महासचिव हैं CAIT के, हमारे साथ धीरेश हैं, निदेशक हैं नीम ट्री एग्रो सॉल्यूशंस के। प्रवीण जी, आपसे पहले जानना चाहती हूं, बाजार की बुरी हालत है, दुकानदार परेशान हैं और इसमें रिटेल सेक्टर भी जो है और थोक, दोनों की ही हालत या उनकी कुछ उम्मीदें, जैसे कि राजीव जी ने बताया, राजीव जैन ने, कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या चाहती है, ऐसे आप लोगों को किस तरह से मुश्किलों से उबरने के लिए किस तरह के पैकेजेस चाहिए या आपकी क्या मांगे हैं? नर्मदा जी, पहले हमको ये समझना पड़ेगा, एक तो ये जो आंकड़ों की जो बाजीगरी है, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, क्योंकि इन आंकड़ों में नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर का कभी भी विश्लेषण होता नहीं है। हमारा जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसमें व्यापारी शामिल है
वो जीडीपी में 45% का उनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन चाहे वो आंकड़े सीएमआई के हो या आईएमएफ के हो, मुझे कभी नहीं लगा कि उस नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में भी कहा गया है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भरमाते हैं, और यही कारण है कि पिछले 75 वर्षों में देश के व्यापारी जो लगभग 8 करोड़ है और 130 लाख करोड़ रुपए का सालाना व्यापार करते हैं, वो कभी भी सरकार की प्रायोरिटी पर आते नहीं है। पिछले 2 सालों के अंदर देश का व्यापार पूरी तरीके से तबाह होगा, ये हम सब लोग जानते हैं। कोरोना के पहले स्पेल में, उसके बाद दूसरे स्पेल में और तीसरे स्पेल में, तीनों में हमने अपने कर्मचारियों की तनख्वाहें पूरी दी है। हमने 1 रुपया भी किसी का नहीं काटा, जिसके कारण से जो हमारी सेविंग्स थी वो लगभग समाप्त हो गई है, और आज देश के व्यापारी के सामने अर्थ का बहुत बड़ा संकट है। इस बात को समझते हुए हमारा मुझे मानना है कि जब तक बजट में एक इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा नहीं होगी, खासतौर पर व्यापारी सेक्टर के लिए, एमएसएमई सेक्टर के आवरण में व्यापारियों को न ढका जाए, क्योंकि एमएसएमई को जो मिलता है उसमें से व्यापारियों को 2 रुपए भी नहीं मिल पाते हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ, लेकिन 2 पैसे भी देश के व्यापारियों को नहीं मिले, जबकि कोरोना में इन सब व्यापारियों ने अपनी जान पर खेल करके पूरे देश में सप्लाई चेन को जिंदा रखा। तो आप क्या कह रहे हैं इस समय? व्यापार, आप क्या कह रहे हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत हद तक उसमें कंट्रीब्यूशन उसका बड़ा है, बहुत बड़ा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी, और आप कह रहे हैं कि एक इकोनॉमिक पैकेज मिलना चाहिए। नर्मदा जी, पहली बात तो मेरा एतराज है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, ये सेल्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर है, और जब तक इसका इकोनॉमिक पैकेज नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ा खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ेगा। संकट इस समय है इस क्षेत्र पे, कितना घाटा? देखिए, देखिए कुल मिलाकर के यदि मैं अभी कोरोना के जो बाजार बंद हुए, 70% व्यापार देश के व्यापारियों का कम हो गया, 70%। तो आप समझ सकती है कि इतने बड़ी मात्रा में यदि व्यापार कम होगा तो फंड्स की लिक्विडिटी का एक बहुत बड़ा संकट व्यापारियों के सामने खड़ा होगा। बैंक हमको पैसे नहीं देते हैं, सरकार हमको पैकेज नहीं देती है, तो व्यापारी क्या करेगा? तो ये पैकेज जब तक नहीं मिलेगा, तब तक देश का व्यापारी का व्यापार वापस पटरी पर आने में कम से कम 2 वर्ष का समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब पैसे नहीं है तो फिर व्यापार जो है वो पटरी पे कैसे लौटेगा? और एग्रीकल्चर, कृषि जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र ने काफी योगदान दिया है इस कोरोना काल में, इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को ऊपर रखे रहने के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन जो रहा है वो कृषि क्षेत्र का रहा है। पर स्टार्टअप्स भी इसमें बहुत तरह से आगे, और ऐसे सुनने में आता है कि स्टार्टअप्स को भी शायद प्रोत्साहित करने की कोशिश होगी, अगर जॉब क्रिएशन या मैन्युफैक्चरिंग और इन तमाम चीजों के ऊपर फोकस है तो। पर धीरेश जी, आप निदेशक हैं नीम ट्री एग्रो सॉल्यूशंस के, एक तरह का ये स्टार्टअप है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। आप लोगों की क्या उम्मीद है, किस तरह की मदद की चाहते हैं आप सरकार से बजट के द्वारा? शुक्रिया नगमा जी। मैं बताना चाहूंगा, एग्रीकल्चर उन कुछ तमाम क्षेत्रों में से है जो कि कोरोना के बावजूद जी 3% से ग्रो किया है। और जब मैं आंकड़े उठाता हूं तो कोरोना की जब पहली लहर आई थी तब 2020 के शुरू में $619 मिलियन का, पहली छमाही में $619 मिलियन का निवेश एग्रीकल्चर सेक्टर में आया था, और ये बड़ा है। अब जब मैं 2021 की बात करता हूं तो ये बजट बढ़ के, ये जो निवेश है ये बढ़ के $2 बिलियन का हो चुका है। तो एग्रीकल्चर कुछ उन गिने चुने उनमें से है, गिने चुने आपका सेक्टर्स में से है जो कि देश को बांधे हुआ है, देश की इकोनॉमी बचाए हुआ है। बिल्कुल, हाँ। और जब हम स्टार्टअप्स की बात करें तो सरकार ने काफी काम किया स्टार्टअप्स के ऊपर, ये बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर और स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो आई थिंक कि एक स्पेशल फंड शुड बी अरेंज, एक स्पेशल फंड शुड बी सेट असाइड फॉर रिमोट सेंसिंग, जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग बेसिकली एग्रीकल्चर को इंक्लूड करें। और आई थिंक कि वैल्यू चेन जो है वो इंटायर वैल्यू चेन को तभी हम लोग पावर दे पाएंगे जब हम लोग इसको इंडिविजुअल लेवल्स पे रेवोल्यूशनाइज कर पाएंगे। और हम भी उस कंपनीज में से एक है जो कि इन कोरोना की 3 लहर के बावजूद एक बेहतर प्रदर्शन कर पाए हैं और अपने ओर निवेश खींच पाए हैं। जी बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम उसके बाद इस चर्चा पे लौटेंगे। हम जानेंगे कि दरअसल ये बजट जो है वो किस तरह की राहत दे सकता है आम लोगों को। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम लोग।
हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस बार के आम बजट की, जो बस पेश होने ही वाला है एक दिन के बाद, और साथ साथ हमारी और आपकी उम्मीदें। रजत सेठी हमारे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री, और साथ में परंजय गुहा ठाकुर था बाकी लोगों के साथ साथ। रजत, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने तमाम बातें सुनी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं, आपने सुना कि बाजार की क्या उम्मीद है, एग्रीकल्चर सेक्टर है और तमाम क्षेत्र, और आम लोग जो चाहते हैं कि उन्हें राहत मिले, पैकेजेस मिले, क्षेत्रों को चाहिए और उबरने के लिए, और साथ साथ आम लोग इनको चाहिए कि टैक्स भी कम हो। तो क्या क्या करेगा बजट? आपको क्या लगता है कि क्या मुमकिन हो सकता है? क्या किस तरह की राहतें मिल सकती हैं? शायद इसीलिए नगमा जी, बजट बनाने की प्रक्रिया, चाहे वो घर का बजट हो चाहे देश का हो, इतनी मुश्किल प्रक्रिया होती है क्योंकि सरकार के जो संसाधन है वो तो सीमित है। काश सरकार के पास इतने संसाधन हो सके कि वो सारे सेक्टर्स की भी उतनी ही तरह से मदद कर सके जितना पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति पे जितना सरकार की जितनी सरकार से उम्मीदें हैं उसकी भी पूरी हो सके। एक चीज और भी जो विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि इन सब के बीच में कहीं मुद्रास्फीति जो एक वैश्विक स्तर पे एकदम उछाल देखने को मिला है, उसका प्रभाव भारत पे ना पड़े, क्योंकि वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि गरीब पर पड़ता है। तो भारत की जब बजट मेकिंग एक्सरसाइज होगी तो इतना ज्यादा फिस्कल एल्बो रूम नहीं होगा उनके पास कि जितना स्पेंडिंग करना है भारत सरकार उतना इस बार भी कर सके। भारत सरकार के ऊपर पब्लिक डेट का भी प्रेशर है। पिछले 2 साल की वजह से इतना ज्यादा खर्चा हुआ जितने की आय नहीं हुई सरकार की, उसकी वजह से लगातार पब्लिक डेट बढ़ता जा रहा है। तो सरकार को इस साल हाथ अपने खींचने पड़ेंगे, लेकिन इतना भी नहीं खींचना पड़ेगा कि जो एक आम जनमानस है उसकी महत्वाकांक्षाओं पे शायद उनकी पूरी ना हो पाए। मुझे इसीलिए लगता है शायद एक बैलेंसिंग एक्ट है सरकार को, और किस तरह से सबको साथ लेके सरकार आगे चल सकती है और एक बेस्ट केस सिनेरियो प्रेजेंट कर सकती है। ये सब हम सबको देखना आपको होगा। क्या लगेगा परंजोय, क्या हो सकता है वो बेस्ट केस सिनेरियो? क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार के ऊपर भी कर्ज का बोझ है और आय की कमी हुई है, और वैसे में आपने जैसे सुना कि लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्रों को पैकेजेस मिले उभारने के लिए। इतने लोगों की नौकरियां गई हैं, इतने लोगों के पैसे कटे हैं, तो ये सब और उसके ऊपर से इनकम टैक्स कम हो, नौकरियां बढ़े, कुल मिला के उम्मीद बहुत है। तो क्या हो सकता है बेस्ट केस सिनेरियो? मेरा तो उम्मीद कुछ भी नहीं है, मगर मंगलवार के सुबह आपको मालूम पड़ेगा जब निर्मला जी जो भी कहना है कहेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी आपका जो पैनलिस्ट है आपको बताया, आपको राजीव जैन जी ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र खत्म हो गया। हमारे प्रवीण जी ने कह दिया कि भारतवर्ष के 70% व्यापारी का आय कम हो गया पिछले 1.5-2 साल में। मेरा कहना है स्थिति कितना गंभीर है, मैं 2-3 आंकड़ा देना चाहता हूं, आप थोड़ा 2 मिनट हमें समय दीजिए। जी, भारत सरकार का खुद आंकड़ा कह रहा है, मेरा आंकड़ा नहीं, भारत सरकार का आंकड़ा है औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये जो सूचकांक है, नवंबर 2021 में 1.4% बढ़ा था, 4% बढ़ा था अक्टूबर में। नौकरी कहां से आएगा जी? दूसरी बात है, अभी मुद्रास्फीति की बात आप कर रहे थे। हाँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए पेट्रोल डीजल का कीमत नहीं बढ़ा जी। फिर भी भारत सरकार का आंकड़ा आप देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक 13.56% दिसंबर 2021 में, उसे 1 साल पहले से 2% से भी कम था। जी हाँ। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का आंकड़ा है। आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो भोक्ता के लिए है, वो भी लगभग 5.6% बढ़ा। तो इस स्थिति इतना गंभीर है। हाँ। निर्मला जी, सरकार खर्च करेंगे, मनरेगा के ऊपर खर्च करना जरूरी है, न तो नौकरी ग्रामीण क्षेत्र में। आपने 3 कानून रद्द कर दिया 1 साल आंदोलन के बाद। आपने वादा किया कि कृषक का आय दुगना हो जाएगा, तो अपना $1 ट्रिलियन हो जाएगा। बिल्कुल, और जैसा आप बता रहे हैं, आवाज भी आपकी कट रही है वैसे बीच बीच में, लेकिन जो आप बता रहे हैं आपको उम्मीद नहीं है, और दूसरे की स्थिति बहुत गंभीर है। इतने ज्यादा जहां पर खर्च करने की जरूरत है, क्या वो खर्च कर पाएंगे जिस तरह के आंकड़े हैं सामने?
तो आम बजट से कितनी उम्मीद लगा सकें और क्या राहत मिलेगी लोगों को, ये देखना होगा। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इसमें शामिल होने के लिए। हम जल्दी ही देखेंगे निर्मला सीतारमण जब अपना चौथा बजट पेश करती हैं तो उसमें आम लोगों के लिए क्या राहत मिलती है, क्या महंगाई से कोई राहत मिलेगी, क्या इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलेगी। इस वक्त एक ब्रेक। संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और सबसे अहम है आम बजट, जो कि मंगलवार के दिन पेश होगा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं। और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट होगा और दिलचस्प है कि इस बार भी ये दूसरी बार है जब बजट जो है वो पेपरलेस बजट होगा, बिना कागज के। और इस बार ये भी दिलचस्प है कि शायद बजट बनने की प्रक्रिया जो शुरू होती है वो हलवा बनाने की प्रक्रिया से उसकी शुरुआत होती है, लेकिन इस बार हलवा नहीं बना, मिठाई बांटी गई है। तो इस वक्त इतना ही।